स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स की 5th क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे। क्रिया विधि से कोटि कैसे बताई जाती है। मैंने पहले कोटि को डिफाइन किया था कि दर नियम, प्रायोगिक रूप से निर्धारित दर नियम में प्रयुक्त घातांकों का बीजगणितीय है, जबकि हमें दर नियम दिया हुआ हो अथवा दर नियम को निर्धारित करने के लिए प्रायोगिक डेटा अवेलेबल हो, तब तो हम कोटि उस तरह से निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें अभिक्रिया की क्रिया विधि दी गई हो तो हम क्रिया विधि से भी दर नियम को निर्धारित कर सकते हैं और कोटि को बता सकते हैं। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। पहला क्वेश्चन ये था जिसका सॉल्यूशन भी कुछ स्टूडेंट्स को ने मुझे भेजा है और वो बिल्कुल सही है, तो उन्हीं के तरीके को मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि ये पद है जो तीव्र पद है और ये पद है धीमा पद है। ठीक है, इस 2 पद के अंदर अभी और इधर ये तीव्र पद है, तो ये कल के 2 क्वेश्चन थे। अब हम धीमे पद से क्या लिख सकते हैं, आपको बताया था दर नियम लिख सकते हैं कि धीमे पद में अभिक्रिया का वेग धीमे पद पर डिपेंड करता है। तो यहां से मैं वेग लिख देता हूं K NOBr2 और NO का सक्रिय द्रव्यमान, यानी अभिक्रिया का वेग धीमे पद के में भाग लेने वाले इन दोनों स्पेसीज पर डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि इस अभिक्रिया में NOBr कहीं भी शामिल नहीं है, इस अभिक्रिया के अंदर NOBr2 कहीं भी शामिल नहीं है, जबकि हमारे दर नियम में NOBr2 आ रहा है, तो पहले हम पहली समीकरण से हम क्या निकालेंगे, NOBr2 का मान निकालेंगे। तो उसके लिए मैं ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो इसके लिए मैं K इक्विलिब्रियम को क्या लिख सकता हूँ, NOBr2 का सक्रिय द्रव्यमान बटे NO का सक्रिय द्रव्यमान और Br2 का सक्रिय द्रव्यमान, ये लिख सकता हूं। अब इससे मैं NOBr को सॉल्व कर लेता हूं कि NOBr2 की वैल्यू क्या आई। तो NOBr2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है K इक्विलिब्रियम NO और Br2। ठीक है, इस वैल्यू को, इसको समीकरण आप x मान लो, तो समीकरण x में NO Br2 का मान रखने पर तो हम मान लिख लेते हैं। R बराबर NOBr का मान लिया है K इक्विलिब्रियम, K तो था ही, और K इक्विलिब्रियम NO और Br2 और इधर NO था ही। NO 2 जगह शो हो रहा है, उसकी जगह हम एक ही जगह शो करेंगे, और ये K दोनों कांस्टेंट है, इसकी जगह एक नया कांस्टेंट K न्यू काम में ले लेते हैं, जो कि दर नियम हो गया, दर नियतांक हो गया, और NO का स्क्वायर और Br2 का पावर E। तो कोटि क्या हो गई है, तो कुल कोटि हो गई 2 + 1 बराबर 3। तो इस अभिक्रिया के लिए ये दर नियम आएगा, दर नियम पूछा था, आप गलत दर नियम भी बोल सकते हैं, वो तो ये आएगा, और कोटि पूछे तो 3 आएगी। तो ये अभिक्रिया देखो, वैसे भी इसमें 3 ही भाग ले रहे हैं, तो NO की पावर 2 सही आई है, यानी इसमें रस समीकरणमिति गुणांक ही कोटि है। मैंने आपको कहा था रस समीकरणमिति गुणांक कोटि हो, जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, लेकिन अब इसमें संयोग बस आ गई है तो चलेगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके भेजा है, जो कि मैंने बताया था गलत सॉल्व किया है। अब इसमें गलती क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पद धीमा है और ये पद तीव्र है, और दर निर्धारक पद क्या है, ये ही दर निर्धारक पद है। तो इसके लिए R बराबर क्या लिख देंगे, K, और दर निर्धारक पद में एक ही N2O5 भाग ले रहा है, तो एक N2O5 लिख दिया। अब ये उत्क्रमणीय पद है नहीं, और इसमें ऐसी कोई स्पेसीज भाग नहीं ले रही है, ऐसी कोई स्पेसीज
आ नहीं रही है कि हम उसको कंसीडर करें। R बराबर K N2O5। अब चूंकि इस पद में N2O5 भी तो आ रहा है भाग, कोई ऐसे NOBr की तरह कोई इंटरमीडिएट तो आ नहीं रहा जो बीच में बनने वाला है, तो इसके लिए ये एक ही कोटि हो गया। हालांकि यद्यपि इसमें एक N2O5 यहाँ, एक N2O5 यहाँ, दो N2O5 भाग ले रहे हैं, लेकिन अभिक्रिया का वेग केवल एक ही N2O5 की सांद्रता पर डिपेंड करता है, और वही क्रियाकारी स्पेसीज है। इसके अलावा कोई स्पेसीज इसमें है ही नहीं, इसलिए यही इसका दर नियम है, और कोटि क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 1। ये इसका राइट आंसर है। तो ये दो क्वेश्चन थे जिनको मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ बता दिया है। अब मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ कि इस चैप्टर में अब हमको क्या पढ़ना है। तो बेटा इस चैप्टर में मैंने कोटि डिटरमाइन करना सिखाया। कोटि का निर्धारण हम कैसे करते हैं, एक मैंने सिखाया दर नियम से। दर नियम का निर्धारण कैसे करते हैं, प्रायोगिक वेग आधारित आंकड़ों से। फिर कोटि का निर्धारण दूसरा तरीका क्या है, अभिक्रिया की क्रिया विधि से। एक और तरीका है कोटि निर्धारित करने का दर नियतांक के मात्रक से। तो पहले आपको मैं यहां सिखाता हूं दर नियतांक क्या होता है। दर नियतांक दर नियतांक, या इसको हम बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग। विशिष्ट अभिक्रिया वेग, ठीक है। सिंबल क्या है इसका, दर नियतांक का के। मैं अभी बार बार के से रिप्रेजेंट कर रहा था इसको। अब देखो कोई भी अभिक्रिया है, जैसे A प्लस B इजकल टू C प्लस D। प्रायोगिक दर नियम कैसे लिखा, R बराबर K A की पावर X B की पावर Y। अब मुझे इससे कोटि पता करनी है, ये x और y का मान, इससे पता करना। कैसे करें, तो पहले इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो k को अगर मैं क्या लिखूं, तो k को मैं लिख सकता हूं r बटा a की पावर x और b की पावर y। x और y के मान मुझे अभी पता है ही नहीं, लेकिन अगर यदि A की सांद्रता और B की सांद्रता, दोनों की सांद्रता इकाई ले ली जाए, तो एक की पावर चाहे कुछ भी हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, वैल्यू हमेशा एक ही आएगी। सेम B की सांद्रता अगर एक हो तो Y का मान चाहे कुछ भी हो, वैल्यू एक की पावर कुछ भी एक ही होता है। तो इस कंडीशन में K किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। यदि तब अब हम इसको परिभाषा कैसे दे सकते हैं, परिभाषा अब यहीं से ही बनेगी। परिभाषा कैसे बनेगी, देखिए मार्क कर दे। तो परिभाषा बनेगी, अगर हम किसी अभिक्रिया में क्रियाकारी पदार्थों की सांद्रता इकाई लेके चलें, तो उस अभिक्रिया का वेग ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। यदि अभिक्रिया में क्रियाकारी पदार्थों की सांद्रता इकाई ली जाए, तब उस अभिक्रिया वेग को विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं।
यदि अभिक्रिया में क्रियाकारी देखो आप ही रहा है, मैंने क्रियाकारी पदार्थों की सांद्रता 1 मोलर ली कि नहीं ली। 1 मोलर लेने के बाद अभिक्रिया का वेग क्या बन गया कहते हैं। ठीक है, तो देखो सामने है कि मैंने क्रियाकारकों की सांद्रता 1 मोलर ली, तो K की वैल्यू R के इक्वल आई कि नहीं, वही मैंने यहाँ लिखा है कि क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता इकाई ली जाए तो उस अभिक्रिया के वेग को यानी R को ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। अब सवाल ये है, ये तो परिभाषा थी, सवाल ये है कि मैंने आपको कहा कि दर नियतांक विशिष्ट अभिक्रिया वेग मैं पढ़ा ही इसलिए रहा हूं क्योंकि ये ही कोटि का निर्धारण करेगा x और y का। तो अब तुम्हारे दिमाग में सवाल ये उठेगा साहब कैसे करेगा, तो वो मैं आप यहाँ हेडिंग बना लेता हूं कि दर नियतांक से कोटि का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो दर नियतांक से कोटि, दर नियतांक के मात्रक से आएगी, के मात्रक से कोटि का निर्धारण। देखिए बेटा कैसे आएगा, पहले मैं आपको दर नियतांक का मात्रक निकाल देता हूं। तो दर नियतांक के का मात्रक, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले के को क्या बताया था, R बटे सांद्रता जो भी क्रियाकारक की होती है की पावर n। यहां n क्या है, n है कोटि, जो भी अभिक्रिया है उसकी कोटि ले ली मैंने, जो x ली थी पहले, तो सांद्रता की पावर x ले लो चाहे y ले लो चाहे n ले लो, मैंने n ले ली, ठीक है। अब आपको मात्रक निकालना है, तो R का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है ना, और सांद्रता का मात्रक भी क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। समय भी वेग में सांद्रता बटा समय होता है ना, तो ये मात्रक होता है। मोल सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर की पावर भी तो n है, तो वो n लिख दी मैंने। अब देखिए मोल की पावर यहाँ तो 1 है और यहाँ n है, तो मैं एक साथ लिखूं तो क्या लिखूंगा, मोल की पावर 1 तो ऊपर है और n नीचे है, तो नीचे वाला ऊपर जाता है तो माइनस है। अब ऐसे लीटर की पावर यहाँ 1 है और ये लीटर की पावर यहाँ n है, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगी, तो लीटर की पावर क्या हो गई, ये तो ऊपर जाएगा n और ये वाला नीचे है तो ये माइनस n हो गया। एक सेकंड एक ही जगह पे है जो नीचे है, इसलिए सेकंड की पावर 1 हो गई। तो k का ये मात्रक हो गया बेटा, मोल की पावर 1 माइनस n और लीटर की पावर n माइनस 1, सेकंड की पावर माइनस 1, ठीक है। ये ही k का मात्रक है। अब जैसे अब आपको मात्रक भिन्न भिन्न कोटि के लिए मात्रक पता कर लेना है। जैसे अब मैं इस हेडिंग पे आ जाता हूँ, इस पे दर नियतांक मात्रक से कोटि कैसे निर्धारित होती है। तो इधर देखिए कोटि क्या हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा कोटि हो सकती है 0, या फिर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और फिर n भी हो सकती है। अब n थी तो हमारा मात्रक क्या था, मोल की पावर 1 माइनस n और लीटर की पावर n माइनस 1 और सेकंड की पावर माइनस 1। अगर ये मात्रक तुमको दिख जाए तो आप कहोगे अभिक्रिया की कोटि n। अगर मात्रक n की वैल्यू में 3 रख देता हूं, पहले 0 रख देता हूं, 0 रख देता हूं तो मोल की पावर 1 माइनस 0, कोई मतलब नहीं। लीटर की पावर 0 माइनस 1
यानी -1 और सेकंड की पावर 1। अगर आपको k का ये मात्रक दिख जाए तो आप सीधे घोषणा क्या करोगे, अभिक्रिया शून्य कोटि की। अब 1 रखता हूं n का मान, तो मोल की पावर क्या आएगी, 1 - 1 यानी 0। लीटर की पावर क्या आएगी, 1 - 1 यानी फिर 0। सेकंड इनवर्स, और 0 का मतलब होता है 1, इस 0 का भी पावर का मतलब होता है 1। तो यानी अगर आपको k के पीछे लिखा दिखे सेकंड इनवर्स, तो आप समझ जाओ वो अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। अब 2 चलते हैं। मोल की पावर अगर आपको दिख जाए 2 - 1 यानी -1, और लीटर की पावर दिख जाए 2 - 1 यानी +1, और सेकंड इनवर्स, तो आप समझ जाओ द्वितीय कोटि की है। अगर आपको मोल की पावर दिखे -2, लीटर की पावर दिखे 2, और सेकंड इनवर्स दिखे, तो आप समझ जाओ वो तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। अब समझोगे कैसे, लेकिन आप देखना अपना पाठनीति 4.3 उदाहरण, उसमें आपको ऐसे लिखा है कि अभिक्रिया की कोटि की गणना कीजिए जबकि दरनियतांक k का मान 2.3 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स है। कोटि की गणना कैसे करोगे, ये मान रखोगे नहीं, केवल आप क्या देख रहे हो, सेकंड इनवर्स है, तो आप समझ गए वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि सेकंड इनवर्स किस में आ रहा है, प्रथम कोटि। एक दूसरा क्वेश्चन वहां दे रखा है, k का मान 5 × 10⁻⁵ मोल इनवर्स 1 लीटर और सेकंड इनवर्स है। कौन सी कोटि हुई बताओ, ये मान कहीं काम नहीं आने वाला, केवल मात्रक काम में आने वाला है। आप घोषणा कर दोगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो कोटि का निर्धारण करना सीख गए, मात्रक से भी कोटि का निर्धारण किया जाता है। अब एक प्रॉब्लम और पूछी थी, मैं उसको भी शामिल कर लेता हूं। एक स्टूडेंट ने सेकंड पार्ट है 4.3 पाठ अभ्यास का क्वेश्चन है वो। तो कहा था मैं, अच्छा एक क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। तो बेटा एक प्रॉब्लम और भेजी थी एक स्टूडेंट ने, उसको मैं यहाँ शामिल कर लेता हूँ। प्रॉब्लम थी पाठ्यनीति अभ्यास का क्वेश्चन है 4.2। अभिक्रिया है 2a + b = a to b, ठीक है। दर नियम दे रखा है k बराबर r बराबर k 1 और b की पावर 2, यानी दर नियम दिया है। k का मान भी दे रखा है, k बराबर दे रखा है 2.0 × 10⁻⁶ मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड। अब देखो यहां से भी देख लो, ये मात्रक कौन सी कोटि का था, 2 आ रहा है ना, तो 2 कब आएगा, जब n का मान 3 होगा। तो 3 कोटि की अभिक्रिया है, k के मान से पता लग रहा है। और देख लो यहाँ भी 1 और 2 3 कोटि की अभिक्रिया है, तो मात्रक भी हमें कोटि का मैसेज करता है। फिर कह रहा है अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए जब r कैलकुलेट करना है, जब A की सांद्रता कितनी हो 0.1 मोलर और B की सांद्रता कितनी हो 0.2 मोलर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो सबसे हो गया होगा, क्योंकि इसमें मान रखना है r बराबर k का मान 2.0 × 10⁻⁶, a का मान 0.1, b का मान 0.2 की पावर 2
हो गया सॉल्व, आंसर आ जाएगा। और ये आंसर आ भी गया होगा क्योंकि बच्चे ने अंडरलाइन करके भेजा है कि इससे आगे मुझसे नहीं हुआ। अंडरलाइन कर रखा है तथा, क्या अंडरलाइन किया है? तथा अभिक्रिया वेग की गणना जब करें जबकि ए घटकर 0.06 मोल लीटर इनवर्स रह जाए। यहां से मजेदार है क्वेश्चन। यहां से ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों से होता है। और क्यों नहीं? क्योंकि दिमाग लगाने की जरूरत है। अरे भाई ए घटेगा और इतना रहेगा, तो क्या इस अभिक्रिया में बी नहीं घटेगा? तो अब ये कैसे सॉल्व होगा? अब ये ऐसे सॉल्व होगा कि ए कितना था प्रारंभ में? 0.1 मोलर था, ये रहा। और बी कितना था? 0.2 मोलर था, ये रहा। और ये प्रारंभ में 0 था। अब ए घटा है 0.1 मोलर से 0.04 मोलर, तभी तो ये घट के कितना रहेगा? 0.6 मोलर रहेगा। तभी तो रहेगा जब 0.04 घट जाएगा। और जब इसके 2 मोल घटते हैं तो इसका 1 मोल घटता है, तो ये कितना घटेगा? 0.2 मोलर से 0.04 का आधा, यानी 0.02 मोलर घटेगा। बचेगा कितना? तो बचेगा 0.18 बचेगा, 0.18 बचेगा। ठीक है, 0.02 घट जाएगा। अब हमको पता है जब ए इतना रह गया घट के, तो बी कितना रह गया? इतना रह गया ना। तो हमारे पास समीकरण तो ये कि वेग की गणना करो, तो अब कर लेते हैं लोग। अब हम कौन सी सांद्रता रखेंगे? R बराबर के का मान ये रहा 2 × 10⁻⁻6, और ए का मान कितना रखेंगे? 0.06, और बी का कितना रखेंगे? 0.18। और अब इसका स्क्वायर कर देना तो दूसरा आंसर अब आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसे होगा। एक तो डायरेक्ट ही पूछा है प्रारंभिक वेग, और ये है बाद का वेग कि जब ए घटकर इतना है, तो बी भी तो घटेगा, तो वो घट कर हमने मान लिख दिया। अब तुमने क्या किया होगा? ए तो ये लिख दिया होगा और बी को वही 0.2 ही लिखा होगा, तो वो गलत है कि भाई ए घट रहा है तो बी भी तो घटेगा। तो बी का मान निकाला है पहले मैंने कि भाई बी कितना रह गया। अब आंसर आ जाएगा, तो आप करके देख लेना। ठीक है, तो ये आपका ये प्रश्न था जो आपने पूछा था। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आणविकता पढ़ाऊंगा। वो आणविकता के लिए आप कल के लिए प्रिपेयर रहें। किसी को अभी भी क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं हर दिन की क्लब प्रॉब्लम्स यहाँ ले रहा हूँ।